नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत ग्रीन लैंप स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। वक्त हो गया है दोपहर के नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र का। 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन संसद के मानसून सत्र का एक भी दिन ऐसा नहीं है जब संसद में कामकाज ठीक तरीके से हुआ। किसी ना किसी बात पर विपक्ष ने हर बार हंगामा किया और नारेबाजी। विपक्ष का आरोप है कि उनके मुद्दों को सरकार सुन ही नहीं रही है। सरकार दूसरी तरफ दावा कर रही है कि विपक्ष जानबूझकर अपने गोल पोस्ट बदल रहा है ताकि सदन में कामकाज हो ही ना। इन आरोपों के बीच आज दोनों सदन फिर से सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए, यानी कि 2 सप्ताह की संसद की कार्यवाहियां पानी में जा चुकी है। विपक्ष अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में जंतर मंतर पर हुए एक्शन पर जवाब दें। सरकार इस बात पर अड़ी है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं। सवाल यह है कि आखिर यह गतिरोध टूटेगा कैसे। सवाल यह है कि संसद की कार्यवाही जिसमें हर 1 मिनट के हिसाब से लाखों का पैसा लगता है, वो कार्यवाही संसद की चलेगी कैसे। पहले शुरुआत जो प्रदर्शन की थी, विरोध की थी, वो इस बात से हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जो शुरुआत का 1 हफ्ता था तब तक ऐसा लगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो संसद की कार्यवाही नहीं चल पाएगी, लेकिन सरकार ने इस्तीफा लिया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उसके बाद लगा कि अब शायद संसद की कार्यवाही ठीक तरीके से चले। लेकिन विपक्ष नए मुद्दों के साथ आए। विपक्ष नए मुद्दों के साथ सरकार पर हमलावर है और आज की स्थिति में विपक्ष कह रहा है कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जिस तरह से छात्रों पर कार्रवाई की पुलिस ने, उस पर गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह संसद में दिखाई भी नहीं दे रहे। इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और आज संसद की जब कार्यवाही शुरू होने वाली थी उससे पहले विपक्ष एक बड़ा सा पोस्टर लेकर पहुंचा हुआ था और उस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा था कि गृह मंत्री अमित शाह गायब है। सवाल यह है कि सरकार क्या करेगी। ये देखिए, ये वाला वो पोस्टर है जिस पर यह कहा गया कि अमित शाह गायब क्यों है। तो सवाल यह है कि गतिरोध टूटेगा कैसे। सरकार की ओर से क्या गृह मंत्री सामने आएंगे या विपक्ष अपनी बातों को थोड़ा सा साइडलाइन करके सदन की कार्यवाही चलने देगा। अच्छा, वैसे विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी उससे पहले और जब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तब विपक्ष का यह रूप भी देखने को मिला। चंदा चोरी विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी चंदा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरना चाहती और इसीलिए आज आप देखिए कि संसद परिसर में कैसे एक बाकायदा एक नाट्य रूपांतरण किया गया, एक प्ले किया गया जिसमें बताने की कोशिश की गई कि चंदा चोरी कैसे होती। आपको इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पप्पू यादव दिख रहे होंगे। पप्पू यादव भगवा वस्त्र में पहुंचते हैं, दान पेटी के सामने बैठते हैं, सांसद आते हैं, दान चढ़ाते हैं और दिखाने की कोशिश होती है कि कैसे दान पात्र में चोरी की जा रही है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात शुरू हुई, आज गृह मंत्री के भाषण की मांग की जा रही है और अगला मुद्दा विपक्ष का तैयार। तो सवाल यह है कि अगर गोल पोस्ट ही होते रहेंगे तो सरकार क्या करेगी। क्या संसद में इस वक्त विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ ये हंगामा खड़ा करना है या सदन की कार्यवाही को स्थगित करना है या फिर सुचारू तरीके से संसद चले, यह भी जिम्मेदारी विपक्ष की है। और यह सवाल सिर्फ अकेले विपक्ष से नहीं है, सवाल तो सरकार से भी है कि आप करिएगा क्या। क्योंकि अगर प्राइमा फेसी देखें तो सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की और इस वक्त सदन बाधित हो रही है। कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वो चलती हैं। 2 बिल महत्वपूर्ण पास भी कराए गए, लेकिन सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। लबुलवाब क्या है, क्या स्थिति है, आप जरा ये रिपोर्ट में समझिए। इम्पोर्टेंट बिल्स तो लिस्टेड है, आज भी इम्पोर्टेंट बिल लिस्टेड है। मैं अपील करता हूँ अपोजिशन पार्टी लोगों को। बैलेट गन्स की जिम्मेदारी फिर वहीं के मंत्री को लेनी चाहिए, गृह मंत्री। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो प्रिविलेज मोशन किसी के खिलाफ ले आने से तो कुछ होता नहीं है। अयोध्या संरक्षित की गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है उसको तोड़ी गई है। हम लोग बोल रहे हैं कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, तो पूरी दुनिया बोल रही है भाजपा कार्यालय में मिलेंगे। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन खत्म हो चुका है। वायदे के मुताबिक मोदी सरकार ने आनन फानन में संसद से अब तक का सबसे कड़ा एंटी पेपर लीक कानून भी पास करा लिया है, लेकिन संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले विपक्ष तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ जुड़ा और अब जबकि प्रधान का इस्तीफा हो चुका है,
और सरकार सख्त कानून ले आई है, विपक्ष ने अचानक से मुद्दों का गोल पोस्ट ही बदल दिया। विपक्ष शायद युवाओं के आक्रोश को अपनी सियासी हितों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लिहाजा जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए बल प्रयोग के मुद्दे पर विपक्ष किसी भी कीमत पर सियासत को रोकना नहीं चाहता है। विपक्ष और खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल और लाठीचार्ज डायरेक्ट अमित शाह के ऑर्डर पर हुआ था, और अब विपक्ष चाहता है कि अमित शाह सदन में आकर बयान दे ताकि सरकार को विपक्ष झुका हुआ दिखा सके। यही कारण है कि राहुल गांधी आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख रहे हैं कि पीएम और अमित शाह आप जेनजीज को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब एफआईआर कर रहे हैं, अकाउंट बंद करवा रहे हैं। आप देश का इतिहास हैं, सावधान रहिए क्योंकि आप देश के भविष्य को धमका रहे हैं। Speaker sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. The Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. राहुल गांधी के इस रुख के बाद आज भी लोकसभा में हंगामा दिखाई दिया। इन सब के बीच खबर यह है कि जंतर मंतर पर फायरिंग वाले राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रिविलेज मोशन ला रही है। इसको लेकर फिर से दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ गई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था। तब से अब तक संसद में सिर्फ हंगामा और हंगामा ही दिखाई दिया। पिछले 10 दिनों के कामकाज में महज 2 बड़े बिल, एंटी पेपर लीक और वंदे मातरम ही पास हो पाए। बाकी दिन ठन गोपाल ही रह गए। संसद के एक सदन में औसतन 7 घंटे काम होता है। 1 मिनट का औसतन खर्च 2.5 लाख रुपए आता है। ऐसे में सिर्फ लोकसभा की कार्यवाही पर एक दिन में करीब 86 लाख रुपए खर्च होते हैं। पिछले 10 दिनों में दोनों सदनों पर कितना खर्च हुआ अब आप अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। लेकिन सरकार की बार बार की अपील के बावजूद नतीजा सिफर ही रहा। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में विपक्ष संसद चलाने को लेकर गंभीर है, और क्या अगर सदन में अमित शाह जंतर मंतर पर छात्रों पर बल प्रयोग पर बयान दे भी दें तो बाकी बचे हुए दिन संसद चल पाएगी? इसका जवाब संसद परिसर से आई ये तस्वीर है। यानी विपक्ष के मन में अगला एजेंडा क्या होगा, इसकी तस्वीर भी एकदम क्लियर है। मुद्दा उत्तर प्रदेश का है, चुनाव अगले साल है और चंदा चोरी का मुद्दा दबा रह जाए, ऐसा समाजवादी पार्टी होने नहीं देना चाहती। इसीलिए राहुल गांधी भी आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए और संदेश दिया कि विपक्ष का अगला एजेंडा तैयार है। अयोध्या के प्रभु श्री राम के लोगों को कलंकित किया गया है। सारा राष्ट्र एक साथ है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने खुलासा किया। अफसोस है 1 महीना से ज्यादा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल बड़ी मछली को बचाने काम कर रही है। वोट कैसे छीनना है, वोट कैसे चुराना है, सारा दिमाग तो आपका उसमें लगा हुआ है। अभी तो चंदा चोरी की बात बाकी है, इथेनॉल की बात बाकी है। अभी तो बहुत सारे बिल हैं जिनको जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है हम लोग बोल रहे हैं कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, तो पूरी दुनिया बोल रही है भाजपा कार्यालय में मिलेंगे, आरएसएस कार्यालय में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी संसद सत्र में इस तरह से हंगामा हो रहा है। पिछले कई संसद सत्र विपक्ष के हंगामे के गवाह रहे हैं। यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या संसद की कार्यवाही पर आम आदमी के टैक्स के लाखों करोड़ों रुपए इसी तरह से खर्च होते रहेंगे, या फिर संसद में आम लोगों के मुद्दे उठ पाएंगे? क्योंकि मानसून सत्र में अभी कई बिल बाकी हैं, लेकिन सवाल यह है कि गतिरोध टूटेगा कैसे? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार हमेशा अपने मन माफिक बिल पास कराने की कोशिश में रहती है, जबकि विपक्ष के मुद्दों को दबा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आपने ये बात जरूर सुनी होगी, दिल मांगे मोर, मतलब दिल को और ज्यादा चाहिए, जो मिल चुका है उससे ज्यादा की ख्वाहिश। यही इस वक्त विपक्ष का लग रहा है, क्योंकि संसद सत्र शुरुआत हुआ था तो सब ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, बस इस्तीफा हो गया। अब कह रहे हैं अमित शाह बोल दे बस, हो सकता है उसके बाद फिर कुछ नए एजेंडे। और राम मंदिर को लेकर तो घेराव की क्या विपक्ष की कोशिशें हैं वो तो संसद परिसर में नजर आ रही है। सवाल ये कि जिम्मेदारी किसकी है भाई? संसद तो चलनी चाहिए ना, क्योंकि अगर चर्चाएं होंगी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव चीजें देश की जनता को मिल पाएंगी। और जो संसद में कार्यवाही ना होने का
जो पूरा खर्च है उसका वहन भी तो जनता ही कर रही है ना। तो ये जिम्मेदारी तो पक्ष और विपक्ष दोनों की है। बातचीत करेंगे कैसे ये डेडलॉक खत्म होगा। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ गए, कन्वीनर है युवा चेतना के। गरिमा दसौनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। और हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत गरिमा जी आप ही से करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू हुआ विपक्ष का हंगामा। मैम, आज आप लोग कह रहे हैं कि गृहमंत्री अमित शाह जवाब दें। मतलब जवाब लेने के लिए भी आपको संसद में बैठना पड़ेगा ना, कार्यवाही को चलने देना होगा ना। मैम, स्थिति ये कि आज की कार्यवाही भी नहीं चली और अब सारी कार्यवाही जो है वो सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। बिल्कुल अनुराग जी, देखिए ये केवल विपक्ष को सवाल नहीं पूछने चाहिए, मुझे तो लगता है मीडिया समेत जनता को भी ये सवाल पूछने चाहिए कि देश के गृह मंत्री के लिए मॉनसून के संसद सत्र से ज्यादा और महत्वपूर्ण क्या है। क्यों वो अदालत में नहीं आ रहे हैं। संसद जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, वहां आकर कम से कम विपक्ष से आप कह रहे हैं चर्चा की उम्मीद रख रहे हैं, चर्चा करें किससे? जब प्रधानमंत्री नदारद हैं, गृह मंत्री नदारद हैं, तो विपक्ष क्या दीवारों से बात करेगा संसद की? जिनसे जवाब चाहिए वही अनुपस्थित हैं, तो चर्चा तो दो तरफा होती है ना, संवाद तो दो लोगों में होता है। संवाद केवल यह है कि विपक्ष अपना एक तरफा राग अलापता रहे। दूसरा, आपने कहा चंदा चोरी दूसरा मुद्दा है। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? आपका और मेरा पैसा है जो दानदाताओं का चोरी हुआ है वहां, उस पर जवाब क्यों नहीं मिलना चाहिए हमको? अगर टैक्स चोरी हो रहा है या मंदिरों का चंदा चोरी हो रहा है, दान चोरी हो रहा है, क्या उस पर विपक्ष जवाब मांग रहा है? हम तो दोधारी तलवार से लड़ रहे हैं। एक तरफ हम सवाल ना पूछें अगर सत्ता पक्ष से, तो हम जो है मूक दर्शक हैं। गरिमा मैम, क्योंकि आप बहुत शालीन और बहुत सभ्य प्रवक्ता हैं, आपकी जानकारी मुझे हमेशा से अच्छी लगती रही, मैं आपको हमेशा सुनता हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं मैम कि क्या तो सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही हर बात पर जवाब देंगे या संबंधित विभाग का मंत्री भी कुछ बोलेगा? नहीं, बिल्कुल वही मैंने कहा ना, गृह मंत्री का जवाब इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन माता पिता के सीने से पूछिए, उनके दिल से पूछिए, जिनके बच्चों के ऊपर फायरिंग की गई, जिनके बच्चों को कील लगी लाठियों से पीटा गया, जिस बच्ची के गुप्तांग में लाठी डालकर उसको आज आईसीयू में मरने के लिए छोड़ दिया गया है, क्रिटिकल हालत में साक्षी पड़ी हुई है पिछले इतने दिनों से। तो जवाब तो गृह मंत्री को देना पड़ेगा। पुलिस विभाग जिस मंत्री के मुझे लगता है कि आज आपने उस पुलिसकर्मी की बेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुना होगा, और पुलिसकर्मी भी हताहत हुए, वो भी उपद्रवियों की ओर से जो कृत्य किया गया उसमें वो भी परेशान हुए। तो संसद में वो गूंज तो कभी सुनाई नहीं देती है। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ ना, संसद चलने का सारा दारोमदार आप विपक्ष के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी चाहती है संसद सुचारू रूप से चले, पर चर्चा हुई कब अनुराग जी? जब इतने सारे संख्या में सांसदों को सस्पेंड किया जाता है, तब चिंता नहीं होती कि सत्र कैसे चलेगा। सस्पेंड कर दिए गए, सत्र से बेदखल कर दिए गए सांसद, तब चिंता नहीं हुई किसी को कि सत्ता पक्ष ने ये क्या कर दिया, अब चर्चा कैसे होगी। यहाँ तो 12 सालों से मन की बात सुनते सुनते कहाँ चर्चा होती है, संवाद होता कहाँ है? नोटबंदी थोप दी जाती है, जीएसटी थोप दी जाती है, लॉकडाउन हम पर थोप दिया जाता है। और जिस तरह से लगातार अब हमारी जीत के रूप में मैं इसको देखती हूँ कि परिसीमन विधेयक को लाने से हम रोक पाए हैं। तो जितने भी मुद्दे विपक्ष उठा, मिला जुलाकर संसद की कार्यवाही को ना चलने देना विपक्ष का पूरा एजेंडा यह है कि आप परिसीमन बिल को रोक दें। यही बात है कि भाई बीजेपी ने तो जोड़ तोड़ करके नंबर जुटा लिए थे सदन के अंदर। नहीं, आप गलत ले जा रहे हैं अनुराग जी, ये बिल्कुल गरिमा जी, मैं तो परिसीमन बिल तो बोल ही नहीं रहा था, वो तो आपने बोला है। नहीं, मैंने ये कहा कि भाजपा के पास तो एजेंडा था ना। अगर ये 20 जुलाई का वाकया नहीं होता तो आप और हम किस पर चर्चा कर रहे होते? परिसीमन बिल पर चर्चा कर रहे होते। लेकिन अगर आज विपक्ष वहां पर अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा उठा रहा है या वो अमित शाह की नामौजूदगी का मुद्दा उठा रहा है, देखिए ये जनरेशन बहुत अपडेटेड है, बहुत अवेयर है, आपसे और मुझसे बहुत आगे है। इस जनरेशन को अपना सही और गलत बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। इसको धर्म के नाम का लॉलीपॉप देकर आप चूसने को नहीं बोल सकते, आप समाज को नहीं बांट सकते। ये जो जनरेशन है जिसको हम जेन जी कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हम लोगों से नॉलेजेबल है। नहीं, एकदम ठीक बात है मैम, और वो तो हमने देखा भी कि वो बड़े क्रिएटिव हैं बोलने में। वो बात अलग है कि शब्दावलियां वैसी हैं कि वो किसी भी, वो जेन एक्स, जेन जी और उसके आगे जितने भी उस पर चले जाइए, वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, ठीक बात है, लेकिन हाँ सही बात है कि जेन जी तो बहुत आगे है मैम। लैंग्वेज को बिल्कुल देखिए, ठीक है गरिमा मैम, मैं अब सरकार से जवाब ले लेते हैं। ओवर एक्साइटेड या अति उत्साही लोग होते हैं जो इस तरह के नृत्य करते हैं, लेकिन उसमें आप सबको जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है मैम, ओके। जनरल यदि अनिरुद्ध जी आंदोलन को देखेंगे तो उसका मुद्दा बिल्कुल मौजूद था। ठीक है गरिमा मैम, देखिए आपने अपनी सारी बात कह ली, अब सरकार को मौका देते हैं जरा जवाब दे।
अनुराग जी समाप्त कर रही हूँ। जल्दी से जेनजी का मुद्दा जो है बिल्कुल सार्थक था। वो चाहते हैं एक पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था, एक गुणवत्तापरक जो है शिक्षा व्यवस्था, अफोर्डेबल शिक्षा व्यवस्था। लेकिन मैम आप लोगों पर यह भी तो आरोप लग रहा है कि आप लोग जेनजीज को अपनी शील्ड बनाकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि इसी जेनजीज के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी कहां थी शुरू के कुछ दिन? वो तो जब बड़ा एक मार्च हो गया और दिखा कि भीड़ आ गई है तब आप लोग जुड़े ना मैम। तो ये तो आप ये तो आरोप आप पर भी लगते हैं कि जेनजीज को आप लोग शील्ड बना रहे हैं। कार्यक्रम भूल गए जिसने सियासी हलचल मचा दी थी। ठीक है मैम, का कार्यक्रम। अच्छा गरिमा मैम, अब मुझे लगता है अनिरुद्ध जी के पास चले जाना चाहिए के नाम से। ठीक है, अब मुझे लगता है अनिरुद्ध जी के पास चले जाना चाहिए और मैं आप ही की बात इंडोर्स करते हुए उनसे सवाल पूछ रहा हूं। भाई दीवार से बात करेंगे, गृह मंत्री नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, तो अनिरुद्ध जी बताइए किससे बात करें ये लोग संसद के अंदर? आप लोग कह रहे हैं कार्रवाई चलने दें, वो बात किससे करें? अनुराग जी देखिए, हमें लगता है कि टाइम्स नाउ का दर्शक डेली संसद टीवी देखता होगा, समझता होगा आपके माध्यम से, और उसको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि राहुल गांधी और विपक्ष ये कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि ये लोग जेनजी के लिए नहीं, इनका तो जनरेशन गांधी के बचाव के लिए कैसे उनका प्रोग्रेस हो उसके लिए चिंता मुक्त वो है। और इनको कंधों की जरूरत किस लिए पड़ रही? क्योंकि खुद के कंधे इतने कमजोर हो चुके हैं, झुके इतने हो चुके हैं कंधे, कि वहां पे आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर प्रियंका वाड्रा क्या बोलती हैं, एक शिक्षक को गाली देती हैं, मतलब मजाक उड़ाती है शिक्षक को। अगर किसी शिक्षक का आप उपहास उड़ा के आप सोचते हैं कि शिक्षा के परिवर्तन की आप चर्चा कर सकती हैं, 215 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, एक्स वाइस चांसलर ने लेटर लिख के दिया। अगर कोई शिक्षक का उपहास करेगा तो शायद मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा की बहुत अच्छी बात चर्चा कर सकता है। राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी क्या इंडोर्स करते हैं वहां पे? अमित शाह जी को बिना, क्योंकि वो खुद लीडर ऑफ अपोजिशन है, 56 साल के हैं, चलिए कोई बात नहीं, 56 साल की युवा में खुद को यूथ मानते हैं, स्टूडेंट मानते हैं, इडियट मानते हैं, क्या मानते हैं वो जाने, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए बिना किसी चीज के प्रमाण के आप पार्लियामेंट के अंदर बोल नहीं सकते। इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगना बनता है, उनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरा जो आज मैं खुद देख के बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं खुद अयोध्या से रहने वाला हूं, इतना ज्यादा दुखी हूं कि एक सांसद जो है बैठ के नाटक कर रहा है, लेकिन उसी बहराइच के दरगाह में चोरी होता है, जरा सा मौलाना का भेष बना के आ जाते हैं ना। आप पूरे साधु सन्यासियों को गाली देना चाहते हैं ना, आपको हिंदू संस्कृति का सम्मान करना, ना जेनजी के साथ खड़ा होना। अनिरुद्ध जी, ये जो पप्पू यादव कर रहे हैं, जिसको आप सीधे शब्दों में ड्रामा कह सकते हैं, मैं इस पर बात करूंगा। अनिरुद्ध जी, मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं आपसे। सत्ता में रहते हुए सदन चलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है ना सर? वो कहेंगे जब तक गृह मंत्री नहीं बोलेंगे तब तक हम चलने नहीं देंगे, आप कहेंगे माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम चलने नहीं देंगे। तो फिर देश की जनता तो अपना पैसा आप लोगों को ऐसे ही दे देना कि लीजिए साहब फूंक दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं कह रहा हूं ये पार्लियामेंट है, यहीं पे मान लेते हैं आप स्पीकर हैं, हम दोनों पक्ष के लोग हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं। आप बताइए अगर कियोस्क क्रिएट करने लग जाएंगे तो कैसे चारों स्पीकर बोल पाएंगे? अगर विपक्ष के 2 लोग यहाँ बैठे और मुझे एक चीज बताइए ना अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, मुझे एक चीज बताइए, माइट बी अ हार्ड क्वेश्चन फॉर यू, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन से सिर्फ यही पूछ रहे हैं ना कि आप सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका सीधा जवाब दीजिए ना गरिमा जी को। गरिमा जी को प्लीज स्क्रीन पर रखिए। नहीं, बहुत क्लियर में, बहुत कंस्ट्रक्टिव। आज डिबेट के अंदर किस पे बिल पे चर्चा हो रही थी ना, अगर वहां पे परीक्षा के बिल पे चर्चा हो रही थी तो आप बताइए इन दोनों भाई बहनों ने, कांग्रेस के किस वक्ता ने डिबेट और डिस्कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करके कंस्ट्रक्टिव बात की? बताया होता कि इसमें ये सुझाव है, इसमें ये सुझाव, इसमें ये सुझाव। इन्होंने सुझाव देने के बजाय इन्होंने एनार्किज्म फैलाने की बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते खींच के ले आ जाए, मतलब इनका राज चल रहा है क्या? इनको प्रॉब्लम यह है कि गरीब का बेटा 7 LKM मार्ग में कैसे बैठ गया है, ये तो क्या कहते हैं। ठीक है गरिमा जी जवाब दीजिए। गोबर में लोटपोट हो रहे हैं। ठीक है अनिरुद्ध जी, आपकी बात जवाब दे रही गरिमा जी, दोनों को सामने सामने रखिए। अनुराग जी किस तरह की अराजकता सदन में हो रही है वो आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी जी को अपनी बात नहीं रखने दी गई। अनिरुद्ध जी आपकी बात सुनी मैंने, अनिरुद्ध जी आपकी बात सुनी मैंने, थोड़ी सी शालीनता रखिए, डिबेट में है आप नेशनल टीवी पर, मौका दूंगा थोड़ी शालीनता रखिए। इतना तो सिखाया होगा आपकी पार्टी ने संस्कार आपको कि दूसरा बोल रहा होता है तो उस समय जरा सुनते हैं। ठीक है गरिमा मैम। नहीं देखिए, पहले सदन की अराजकता के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ अनुराग जी। पहले लोकसभा में राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया गया, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखनी पड़ी। दूसरी तरफ एक मिनट, अरे अनिरुद्ध जी जरा इतनी बेसब्री किस बात की, इतनी बौखलाहट क्यों है भाई? इतना अमित शाह को बोलने का सिखा दीजिए, इतना तो देश के गृह मंत्री को सिखा दीजिए, वो आके सदन में बोले जितना आप यहाँ बिलबिला रहे हैं। गृह मंत्री क्यों नहीं इतना बौखला रहे सदन में आकर? देखिए मेरी शांति से बात सुनिए अनिरुद्ध जी, मैं शांति से आपकी बात सुन रही थी ना। अनिरुद्ध जी, भाजपा के प्रवक्ताओं की प्रॉब्लम यही है। देखिए भाजपा के प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं होता, वो अनिरुद्ध जी हो गया। अब आप सुन लीजिए, गरिमा जी बात कहते फिर आप ही के पास आऊंगा, प्रोफेसर साहब भी वेट कर रहे हैं, रोहित भाई भी वेट कर रहे हैं।
गरिमा जी, अनिरुद्ध जी, लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने नहीं दोगे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब कल बोला तो जेपी नड्डा खड़े होकर कह रहे हैं कि अब इस पर सुधांशु बोलेंगे मनुस्मृति पर। जेपी नड्डा चला रहे हैं क्या राज्यसभा? सभापति या स्पीकर राज्यसभा चलाते हैं या जेपी नड्डा? लेकिन अगर सदन में कुछ गलत कोट होगा, गरिमा जी, वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही वो मैंने भी सुनी थी, उन्होंने अच्छा बोला, लेकिन अगर वो मनुस्मृति को लेकर कुछ गलत कोट करेंगे तो संसद में सवाल उठाया जाएगा ना। ये तो लोकतंत्र है ना मैम। नहीं उठाया जाएगा। मैं ये कह रही हूँ अनुराग जी कि जेपी नड्डा कुड हैव रिक्वेस्टेड द सभापति कि सुधांशु जी को बोलने दीजिए। जेपी नड्डा कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि सुधांशु जी को खड़ा कर दिया और सुधांशु जी बोलने लग गए। सभापति अलाउ करेंगे ना किसी को बोलना। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि किसी भी बिल पर चर्चा हो रही हो, ये कह रही है अगर पेपर बिल तो मिला जुलाकर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता गरिमा जी। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, एक मिनट। कोई भी बिल, हाँ, मैं कह रहा हूँ गरिमा दसौनी जी, मिला जुलाकर विपक्ष को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जनता का कितना पैसा इस सदन की कार्यवाही में फूक रहा है। आप प्लॉटिंग और प्लानिंग करें और षड्यंत्र रचे। गरिमा जी, मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं आपसे। गरिमा जी, मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं आपसे, तो क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सदन की कार्यवाही नहीं चल रही और सरकार, जनता का कितना पैसा खर्च हो रहा है या खराब हो रहा है? क्योंकि आप अपने डेडलॉक पर हैं, वो अपने डेडलॉक पर हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो 2 हफ्ते का समय और बचा है, इसी तरह से निकाल दीजिए फिर सदन की कार्यवाही। नहीं अनुराग जी, बिल्कुल गलत सवाल है। मौजूद सवाल तब होता जब आप कहते कि सत्ता पक्ष की जवाबदेही है ठीक है चलाने की। अनिरुद्ध प्रताप जी, आपकी जवाबदेही 20 सेकंड में, फिर प्रोफेसर साहब के पास जा रहा हूँ। सरकार की तरफ से कोई डेडलॉक नहीं है। बिल आया, बिल में चर्चा बताइए ना, कंस्ट्रक्टिव चर्चा हुआ, उन्होंने ये सुधार करने की, इसमें ये गुंजाइश हो सकती है, चीजें हो सकती। एक वक्ता ने बोला कांग्रेस के या विपक्षी दल के किसी एक वक्ता ने बोला, केवल आपने वहां पे कियोस क्रिएट किया, शिक्षक का मजाक उड़ाया, आपने धमकी भरे शब्द में एनार्किज्म फैलाने की चर्चा की। वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे देश के गृह मंत्री को कैसे कह सकते हैं खींच के ले आया जाएगा? राहुल गांधी बिना सर्टिफिकेट कैसे करते हुए कैसे पार्लियामेंट के अंदर बोल सकते हैं? शायद इनको, हमें लगता है लीडर इनके अंदर एक फोबिया बन चुका है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, अमित शाह और मोदी जी का है, क्योंकि ये चाह रहे थे 7 LPM मार्ग जाना, वहां पे रहना, प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन जनता ने इनको निकाल दिया है। अब ये कंफ्यूज बने, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर ऐसे घूम रहे हैं। के ऊपर उनको अधमरा करके छोड़ दिया। क्या इस देश के गृह मंत्री से सवाल ना पूछा जाए? ठीक है मैम, क्या जवाब ये हिम्मत कैसे कोई कर सकता, खींच के लाया जाए? देश में लोकतंत्र है। ओके गरिमा जी, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, हो गया आप दोनों का। अब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी गेस्ट हैं और रोहित भाई भी हैं। हम वॉच डॉग हैं इस नेशन के। ठीक है मैम, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज तो हम लोग भी मानते हैं गरिमा जी कि विपक्ष ने पिछले काफी समय से बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स की है और कम से कम देश के मुद्दों पर बात हुई, छात्रों के लिए बात हुई है, ये अच्छी चीज है। लेकिन संसद ना चलने देना, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, ये भी तो अच्छी चीज नहीं है ना। कोई तो बीच का रास्ता निकालिए ना कि आप लोग किसी संत का या सैफ्रॉन कपड़ा धारण करके संसद परिसर में ड्रामेबाजी करेंगे। ये देश की जनता को हो सकता है कि एंटरटेनमेंट के लिए ठीक लगे, लेकिन ये देश के लिए ठीक नहीं है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, ड्रामेबाजी, मैं आ रहा हूं गरिमा, मैं आ रहा हूं। प्रोफेसर जी, हाँ प्रोफेसर साहब। अनुराग जी, सदन चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी और जवाबदेही सरकार की है। तो आपकी हंगामा करने की जिम्मेदारी है। जो बिंदु हैं जिस पर विपक्ष, 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री जवाब दें। अगर वो जवाब उनको देने लायक ना हो या उस बात से वो सहमत ना हो या आप भी ना सहमत हो, तो आप मुझे बताइए कि अगर इसी देश के छात्रों पर भारत माता के सपूतों के सीने में पैलेट गन की गोलियां चलाई जाएं और उस पर गृह मंत्री जवाब ना दें, और इसी देश के छात्रों को पुलिस अपने डंडे से उनका सर फोड़ दे, पुलिस अपने डंडे से उनका हाथ तोड़ दे, पुलिस अपने डंडे से उनका पैर तोड़ दे, पुलिस उनका अपने डंडे से उनकी आंख फोड़ दे, इतने बर्बरता के बाद भी अगर देश के गृह मंत्री नदारत हो, तो आप इस बात को समझिए कि इस देश का जो छात्र और युवा है उसके मुद्दे पर भी अगर देश के गृह मंत्री गंभीर नहीं है, सदन में आके बैठना उचित नहीं समझते हैं, अपने बिजनेस व्यापार में लगे हुए हैं, तो विपक्ष का सवाल वाजिब है कि नहीं? अगर इस गंभीर मुद्दे पर भी देश का गृह मंत्री नहीं आ सकता है, बोलना नहीं चाहता है, बोल नहीं पा रहा है, आ नहीं रहा है, भाग गया है, तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही तो सत्ता पक्षी है कि नहीं है? AK-47 जैसे हथियार से इस देश के छात्रों पर फायरिंग की गई, इससे शर्मनाक बात कोई हो सकती है? धर्मेंद्र यादव जी, मैं गरिमा जी को भी प्लीज स्क्रीन पर रखिए। धर्मेंद्र यादव जी, एक छोटी सी चीज करो फिर आप ही को बोलना है। धर्मेंद्र यादव जी, आप जिसको बार बार गोली चली, AK-47 से गोली चली,
AK-47 गोली वाला जो मामला था, उस मामले में कार्रवाई हो रही है। और दूसरा, संसद के अंदर सरकार यह कह चुकी है कि गोली नहीं चली, गृह मंत्री के आदेश पर नहीं चली गोली, ऐसा कोई आदेश नहीं था। तो यह कंसिडरेशन क्यों नहीं है विपक्ष का? आप लोगों के लिए चर्चा जरूरी है या अपना विरोध प्रदर्शन जरूरी है? सुन लीजिए ना, कम से कम भाजपा ही अपना एजेंडा चाह रहा है, अच्छी बात है। आप कम से कम देश के छात्रों के साथ खड़े होंगे, मैं खड़ा हूं सर, देश के छात्रों के साथ खड़ा हूं, संविधान के साथ खड़े होंगे। अब आप मुझे बताइए, यही भाजपा ये कहती थी जब अयोध्या में गोली चली थी तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा जो डिप्लॉय किए हुए नृपेंद्र मिश्रा थे, वो षड्यंत्र के तहत गए थे 1991 में और कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। उसी बात को हम बार बार आपके सामने बोलते थे, भाजपाइयों के सामने बोलते थे, तो भाजपाई कहते थे नहीं, गोली चलाने का आदेश तो ऊपर से दिया गया होगा। अब जब गृह मंत्री को जवाब देना है तो गृह मंत्री जितेंद्र सिंह खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि कलेक्टर ने आदेश दिया, डीएम ने आदेश दिया, अब उनके किसने आदेश दिया? धर्मेंद्र जी, एक छोटा सा कैच है, एक छोटा सा कैच है जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए। जब 1991 में गोली चली थी, कार सेवकों पर गोली चली थी, ठीक बात है कि आप लोगों ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर चली, लेकिन बाद में जब राजनीतिक फायदा लेना था, मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हां, गोली मैंने चलवाई क्योंकि उस वक्त मेरी जरूरत थी। और उन्होंने आगे सिर्फ इतना ही नहीं कहा, आगे इससे ज्यादा कहा था। प्रोफेसर साहब, आप तो जानते हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, आगे उन्होंने कहा था जरूरत पड़ती तो और चलवाता। तो इसीलिए वहां पर जो 1991 में हुआ वो आज की घटना से आप रिलेट करेंगे तो शायद मेरे पास तर्क वाला जवाब है, मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा आपकी बात से। अनुराग भाई, मैं बताता हूँ आपको, मुलायम सिंह यादव ने खुद नृपेंद्र मिश्रा खाटी संघी, सुनिए, नृपेंद्र मिश्रा संघी हैं और संघी होकर सरकार में घुस गए। घुसने के बाद षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की मलाई खिला सके, इसी बात को लेकर के उन्होंने जाकर के 1991 में कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया ताकि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा हो। और उसी का पुरस्कार इस देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें 2025 ये देखिए, ये आप हाइपोथेटिकल चीज कह लीजिए प्रोफेसर साहब, इस पे मैं कोई काउंटर नहीं करूंगा, लेकिन आप ये कहें कि मुख्यमंत्री का उसमें कोई रोल नहीं था, तो उस वक्त के मुख्यमंत्री साहब खुद आए थे और उन्होंने कहा था हाँ मैंने चलवाई है। अच्छा, मेरी बात मान लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, अगर अमित शाह के तर्क को मान लिया जाए, जितेंद्र सिंह के तर्क को मान लिया जाए कि डीएम एसडीएम ने आदेश दिया, नृपेंद्र मिश्रा ने अगर गोली चलाने का आदेश दिया, तो नृपेंद्र मिश्रा को रिवार्ड के तौर पर राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष कैसे बनाया जा सकता है, मुझे बताइए। इसका मतलब तब भी भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र में फंसे हुए थे। तब भी जवाब मांगे तो आप कह रहे हैं कि हम सदन नहीं चलने दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भगवान राम के प्रोफेसर साहब, एक चीज और, इस पर जवाब रोहित भाई भी दे देंगे, इस पर भाई अनिरुद्ध प्रताप सिंह भी जवाब दे देंगे। एक चीज और, आप लोग सारी बातें कर रहे हैं, आज वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पुलिस वाली की बेटी और उनकी पत्नी ने की थी, उस वाली चीज को कंसिडरेशन क्यों नहीं रख रहे? उस पर सदन में हंगामा क्यों नहीं हो रहा है? उपद्रवियों के खिलाफ आप खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अनुराग जी, जो दिल्ली पुलिस है, कोई उपद्रवी अगर धरने प्रदर्शन में शामिल हुआ या किसी तरह से घुसा, अगर वहां पर पत्थर के ट्रक आए या फिर पुलिस ने घुसाया या किसी उपद्रवी ने घुसाया, अगर टूटी हुई गाड़ियां आई, पुलिस ने घुसाया या किसने घुसाया, अगर गाड़ियों को तोड़ने का प्रयास पुलिस ने किया, ये सारे षड्यंत्र को रोकने की जिम्मेदारी, जवाबदेही उस पुलिस की है। तो उसी जिम्मेदारी के तहत तो पुलिस वालों ने लठ बरसाया ना सर। सब सारे छात्र थे क्या? आप ऑथेंटिकेट करेंगे सारे छात्र थे? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, क्या ये सर्टिफाइड करेंगे टाइम्स नाउ नवभारत के मंच पर कि सारे के सारे उसमें स्टूडेंट्स थे, कोई इसमें उपद्रवी नहीं था? मैं आ रहा हूँ गरिमा जी इसके बाद। अनुराग जी, मैं बस आया इसके बाद गरिमा जी आ रहा हूँ। हाँ प्रोफेसर साहब। अनुराग भाई, अगर आप एसओपी पे नहीं बात करेंगे, अगर एसओपी का पालन दिल्ली पुलिस करती तो इस तरह का वाकया धरना प्रदर्शन में बिल्कुल नहीं होता। जो उपद्रवी थे, पहली बात तो घुस नहीं पाते अगर पुलिस सतर्क रहती। अरे चलिए साहब, पुलिस की नाकामी, आप ये सियासत का पुराना पहलू है कि जो भी हो जाए पुलिस को कोस दीजिए। जो पुलिस की नाकामी है ना साहब, पुलिस की नाकामी है, मैं कह रहा हूं, लेकिन छात्रों के भेष में जो उपद्रवी छुपे उनको तो एक्सेप्ट करेगा ना विपक्ष। नहीं अनुराग भाई, ऐसा है, देखिए, कानून व्यवस्था और एसओपी की बात को आप कहो कि हम पुलिस की बात नहीं मानेंगे, गलत बात कह रहे हैं ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब लाठीचार्ज हुआ उससे पहले क्या क्या होना चाहिए, क्या दिल्ली पुलिस ने चूक हो गई? ओके साहब, चूक हो गई और सरकार जवाब दे। इस बात में कोई मुझे गुरेज नहीं लगता। पॉलिटिकली आप सवाल उठाइए, जवाब अनिरुद्ध जी को देना। अनिरुद्ध जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, रोहित भाई बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रोहित भाई, सदन नहीं चले, कौन जिम्मेदार है? उधर गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं, इधर बचाव के सारे तरीके ढूंढे जा रहे हैं। मतलब अगर विपक्ष के मुताबिक सब कर दिया तो ये भी तो मैसेज चला जाएगा ना कि सरकार को देखो विपक्ष कितना झुका दे रहा है। और हो सकता है कि इसीलिए गृह मंत्री जो है वो सदन में जाना ना चाहते हो।
जो ये बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर या फिर आम राजनीतिक गलियारों में? रोहित भाई, दो भाग में आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हाँ। सबसे पहले हमारे बिहार के जो व्याकुल भारत सांसद हैं श्रीमान पप्पू यादव जी, जिस प्रकार का सनातन धर्म का मौकड़ी बनाने का प्रयास विपक्ष के सभी सम्मानित सांसदों के बीच कर रहे हैं, इससे देश और दुनिया भर के सनातन धर्मावलंबी आहत हुए हैं। और किस प्रकार से देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी जी के साथ कर्नाटक से आने वाले राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हसनैन मजाक कर रहे हैं और पैसा निकाल करके पप्पू यादव को दे रहे हैं, जो सीधे सनातन धर्म के ऊपर हमला है, जिसकी मैं कठोर निंदा करता हूं। अब आइए, आप देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के प्रेजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। संपूर्ण विपक्ष को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि असम कंप्लीटली बाढ़ग्रस्त हो गया है। बाढ़ की विपदा असम झेल रही है। असम के लोगों के सर्वांगीण सुरक्षा के लिए लगातार देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी असम के मुख्यमंत्री माननीय हिमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ संपर्क में हैं और असम के जनमानस के सर्वांगीण कल्याण के लिए क्या कदम उठाया जाए इस पर काम कर रहे हैं। ओडिशा में भद्रक नदी अपने चरम पर है, ये भी आपको अनुराग जी पता है, वहां भी समस्याएं हैं। रोहित भाई, आप ये कह रहे हैं कि संसद की कार्यवाही जरूरी नहीं है। अब आगे सुनिए ना, जनता की कार्रवाई जरूरी नहीं है। अब आइए पार्लियामेंट के ऊपर। सबसे बड़ा गुंडा इस देश में कोई है तो वो राहुल जी हैं, अखिलेश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, जो लोग देश के नौजवानों को और विद्यार्थियों को भड़का रहे हैं। जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आधी रात को आगे आकर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, गरिमा जी बस इसके बाद आप ही बीच में नहीं बोल रहा था, नहीं बोलेंगी तो मैं आप जो है नेता प्रतिपक्ष को गुंडा कह रहे हैं नेशनल चैनल पर बैठकर। आप अखिलेश यादव को राहुल गांधी को गुंडा कह रहे हैं। इस तरह जो पॉलिटिक्स लाते हैं आपके रोहित सिंह जो है एक नंबर का जहरीला आदमी है। मैं कई डिबेट के कर चुकी हूँ, ये जहर बोलने का। धर्मेंद्र जी, गरिमा जी और रोहित जी, एक बार सबकी आवाज कम कीजिए, सबकी आवाज कम कीजिए। रोहित भाई एक छोटी सी दरख्वास्त कर रहा हूं मैं आपसे। गरिमा जी एक मिनट, आ रहा हूं आपके पास। रोहित भाई एक छोटी सी दरख्वास्त कर रहा हूं, ऐसे शब्द जिससे किसी को भी आपत्ति हो, आपको भी कोई कुछ बोल देगा, आपको भी आपत्ति हो सकती है, व्यक्तिगत टिप्पणी प्लीज मत कीजिए। हम लोग अच्छी चर्चा कर रहे हैं, इसको हम गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाते हैं। गरिमा जी मैंने रोक दिया है, अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल रोहित जी नहीं करेंगे। रोहित जी प्लीज। इस तरह से गुंडा कहेंगे नहीं, वो मुझे भी आपत्ति है, वो नहीं कहेंगे। ये मुझसे अपेक्षा मत कीजिए। नहीं, गरिमा जी आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव सवाल और उसके जवाब मिलना जरूरी है, लेकिन उससे नॉलेज नहीं आती है। ठीक है रोहित जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज। रोहित भाई मैं आपको भाई कह रहा हूं, प्लीज आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। आपको पसंद नहीं आएगा रोहित सिंह। और आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो कि संवैधानिक पद है, आप इस तरह से बात कर रहे हैं। देश के नौजवानों को और विद्यार्थियों को इज्जत करने की हिम्मत कैसे हुई राहुल गांधी को? ये बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर डराने की कोशिश मत करिए। मेरा नेता सिखाता है, डरो मत। बच्चों को इज्जत करेंगे, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को गाली देंगे, नहीं सुनेगा देश राहुल गांधी की गाली। और देश के नौजवान को इज्जत करने की। अरे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं सोनिया गांधी के लिए जर्सी गाय में रहे। राहुल गांधी एक राजा के बेटा हैं, इसका मतलब इस देश के आम नौजवानों को गाली देने का परमिशन देश की जनता ने राहुल गांधी को नहीं दिया है। राहुल गांधी अपनी हैसियत में रहें, अपनी क्षमता में रहें और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम राहुल गांधी के नाखून बराबर भी नहीं हो रोहित सिंह। तुम राहुल गांधी के नाखून बराबर नहीं हो रोहित सिंह। आसमान में थूक रहे हो, आसमान में थूकने का काम कर रहे हो रोहित सिंह। तुम जहरीला आदमी है, हर नौजवान जहरीला आदमी राहुल गांधी के बराबर है। ठीक है, हो गया गरिमा जी रोहित भाई प्लीज सबकी आवाज कम कीजिए, किसी की आवाज नहीं जा रही है। रोहित भाई हो गया व्यक्तिगत बहुत टिप्पणियां कर ली, इसके लिए बहुत टाइम मिलेगा हमें। अभी इस वक्त चर्चा सदन की कार्यवाहियों को लेकर, जो सदन में हो रहा है वो कम से कम डिबेट में मत कीजिए ना सर। रोहित भाई प्लीज, नहीं आपकी आवाज नहीं जा रही रोहित भाई। गरिमा जी आपकी भी आवाज नहीं जा रही है। बस मैं एक छोटे से दरख्वास्त कर रहा हूं रोहित भाई, सदन में गृह मंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, सदन की कार्यवाही क्यों नहीं चल रही है, बस जवाब इस पर दीजिए। गरिमा जी उसके बाद ही काउंटर करेंगे। ठीक है रोहित जी 20 सेकंड। मैंने विस्तार पूर्वक बताया असम और ओडिशा की समस्या के संदर्भ में। निश्चित रूप से देश के माननीय गृह मंत्री देश की जनता को और पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे, देश के एक नागरिक होने के नाते। फिर बोल रही हैं गरिमा जी 20 सेकंड दे दीजिए अनइंटरप्टेड। गरिमा जी 20 सेकंड अनइंटरप्टेड प्लीज। गरिमा जी अनइंटरप्टेड 20 सेकंड, मैं आपके पास ही आऊंगा, बोल लीजिएगा। खत्म किया, नक्सल आंदोलन को पांव से कुचल दिया, भारत माता की प्रतिष्ठा को बढ़ाया,
उछलना आप लड़के बोलना बंद कीजिए। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी बेल पर हैं, राहुल गांधी क्रिमिनल हैं, राहुल ठीक है रोहित भाई, इंदिरा गांधी। ठीक है रोहित भाई, हो गया रोहित भाई, आई हैव गिवन यू द चांस, प्लीज रोहित भाई, ओके मैंने आपको चांस दिया। गरिमा जी, लेकिन उनकी जो बात जिससे कि थोड़ा सा भी कुछ अच्छा निकाला जा सकता है, वो कह रहे गृह मंत्री बाकी कामों में भी तो बिजी है ना, सवाल तो संबंधित मंत्रालय के मंत्री दे ही देंगे ना। अब मुझसे सुनिए, हाँ प्लीज गरिमा जी, टू द पॉइंट, व्यक्तिगत हम ले रहे हैं। हाँ, मात्र कुछ दिन हुए थे सरदार मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बने हुए 2004 में। असम में बाढ़ आई, तुरंत असम के अंदर पहुंचे। 2011 में फिर बाढ़ आई असम में, फिर मनमोहन सिंह असम पहुंचे। इनसे मणिपुर नहीं संभाला गया। ये चीन और पाकिस्तान से आपको क्या बचाएंगे? ये कहते हैं हम संभाल लेंगे, हम चीन के बॉर्डर भी संभाल लेंगे, हम पाकिस्तान को भी संभाल लेंगे। तुमसे जलता हुआ बिखरता हुआ मणिपुर नहीं संभल रहा है, तुम क्या संभालोगे किसी और को? 2 बार सरदार मनमोहन सिंह असम की बाढ़ में असम में लोगों के बीच में गए, लेकिन डरते हैं गृह मंत्री अमित शाह। गए क्यों नहीं? या तो अमित शाह वहां दिखाई पड़ते, बाढ़ में लोगों के बीच में राहत कार्यों में दिखाई पड़ते हैं अमित शाह, तो लोगों को जवाब मिल जाता कि ठीक है अमित शाह बाढ़ में गए। जवाब दे रहे हैं। अनुराग हमारी 10 सेकंड में, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि पहले हमको एक मूक बधिर, बिल्कुल जिसने 12 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, इस तरह का प्रधानमंत्री दे दिया जो स्क्रिप्टेड जो है मन की बात सुनाता है। आप गृह मंत्री भी कुछ नहीं बोलते। ठीक है, जवाब अनिरुद्ध जी, योर टाइम मंत्री सवालों। ठीक है, अब गरिमा जी, अब आपको भी सुनना पड़ेगा। अनिरुद्ध जी, हाँ, ये उम्मीद करती हैं कि जिस तरीके से भाषा उपयोग कर रही हैं, हमें लगता है भारत के प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा नहीं करना चाहिए। और अमित शाह जी डरते नहीं, उनकी तो उन्होंने आसाम में बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि आसाम में जब हम लोग छोटे थे तो कहे कि हम आसाम की गली में जाते थे, कहते थे कि देश की गलियां सूनी हैं, इंदिरा गांधी सूनी है। तो इंदिरा गांधी तो नहीं डरी, तो राहुल गांधी की क्या है? इसी में घूम रहे, उनको सर पे चढ़ाई इधर उधर कर रहे। एक बात, दूसरी चीज है, मैं धर्मेंद्र जी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, इनकी एक बात में जवाब देना चाहता हूँ। अनुराग जी, आपने बहुत सही बात कही। गरिमा जी थोड़ा सा यादव को कह नहीं रहा था। मुलायम सिंह यादव ने खुद डिंपल यादव की सभा में कहा कि जरूरत पड़ती है मैं 10-20 गोलियां और चलवाता, 10-20 लोगों को और मरवाता, कितने लोग मरवा दूं। और राम गोपाल यादव ने तो पार्लियामेंट फ्लोर पे बोला, कोई अलग उलग की बात नहीं किया। और वहां पे जो बातें हुई थी सबको पता। 7 नवंबर 1966 की बात सबको याद है। साधु सन्यासी सब अनिरुद्ध जी, चूंकि आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, मैं एक चीज बस कह रहा हूं, मेरे पास बहुत लिमिटेड वक्त है। धर्मेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड। अगले 2 हफ्ते संसद चलेगी? बिल्कुल चलना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इनको डिबेट और डिस्कोर्स के लिए पार्लियामेंट बनी, इनको आना चाहिए, अच्छा कंस्ट्रक्टिव विषय को रखना चाहिए। धर्मेंद्र जी कंक्लूड, 10 सेकंड। अनुराग भाई, राम मंदिर से गरिमा जी, धर्मेंद्र जी को बोलने दीजिए, मेरे पास लिमिटेड वक्त है। हाँ ठीक है धर्मेंद्र जी, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है। जी, राम मंदिर से जुड़े हुए मसले में 2 मुख्यमंत्रियों के नाम आते हैं। एक कल्याण सिंह जी का आता है, जिन्हें माननीय न्यायालय ने अपनी ड्यूटी ना करने के लिए 24 घंटे के लिए उन्हें दंडित किया था। और दूसरे श्रद्धेय नेताजी का नाम आता है, जिसको भारत में उत्तर भारत सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार ने उनको पुरस्कृत करने का काम किया था। तो ये भाजपा लोग दोगले प्रवृत्ति के लोग हैं। इनको ठीक है सर, आप लोगों की पुरानी है और इतिहास में कितनी भी सियासत के क्या पहलू है, वो सारी बात की बात। आज के समय में संसद का ना चलना, ये चिंता मेरे लिए भी है, ये चिंता कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, रोहित सिंह और बीजेपी के लिए भी होनी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा था। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।